जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। रोज पढ़ना जरूरी है? 3 दिन तो हो गए पढ़ते हुए, आपको थके नहीं? बंदा उकता आ जाता है 3 दिन पढ़ने के बाद। हाँ अभी तो शुरुआत है, अभी तुम लेक्चर मिस करने शुरू करने हैं। अभी तो हम आएंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट के बाद सोचेंगे यार रखें ना रखें, कंटिन्यू करें ना करें, चलो ट्राई कर लेते हैं। फिर आहिस्ता 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 डाउनफॉल शुरू होगा। फिर आखिरी महीने पहले याद आएगी ओए होए एक और पेपर भी था ऑर्डर, उसको भी देना था हम लोगों ने। अच्छा जी, वैसे घर जाके पढ़ रहे हैं आजकल? कल क्या पढ़ा था? कल आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? लेट मी गेस, डेफिनेशंस देखी होंगी है ना, ट्रू एंड फेयर की, मटीरियलिटी की, और स्टीवर्डशिप की, एजेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की। एक एक करके पूछते चले जाते हैं। इतने बच्चे हैं, हर वो बच्चा जिसकी शर्ट के कलर में ब्लू आ रहा है। कितने हैं? 1 2 3 4 बच्चे हैं। हाँ 5। ये ब्लू तो नहीं है, तो ये ब्लू है, ये पर्पलिश है, ग्रेइश है। ठीक है सर, सबसे एंड पे स्टीवर्ड क्या होता है? दोबारा बोलो। नहीं समझ आई, दोबारा से ऊंचा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कंपनी की टेक केयर करे, कंपनी को चलाए। तो स्टीवर्ड की कोई एग्जांपल? नहीं, वो ब्लू वाले भाई। हाँ जी, किसको हम स्टीवर्ड कहेंगे? कौन है कंपनी में स्टीवर्ड? कौन है? डायरेक्टर्स। और कंपनी के डायरेक्टर्स ने जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी के पर्पस के लिए इस्तेमाल करने होते हैं, अपने कंपनी के लिए करने होते हैं। तो अगर उसके पास गाड़ी हो और वो कहे कि मेरे बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसी गाड़ी पे, तो वो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि एसेट किसका है? और अगर कंपनी ने एसेट उसी को दिया हुआ फिर कर सकते, फिर कर सकते। एजेंसी आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो एट अ टाइम ऑडिट में कितने एजेंट्स होते हैं? एट अ सेम टाइम 2। पहला कौन सा? पहला ओनर्स ने जो बंदे बिठाए हुए हैं डायरेक्टर्स, फिर उनको चेक करने के लिए किसको भेजता है? ऑडिटर। तो बेसिकली ऑडिट क्या है? 2 एजेंट्स के बीच की लड़ाई। कितना चालाक है ना वो ओनर। एक को कहता है कि तुमने अकाउंट्स बनाना है, फिर दूसरे को भेजता है कि इसके अकाउंट्स को चेक करो जाकर। मटीरियलिटी की कोई आसान तरीन डेफिनेशन? मटीरियलिटी मतलब जिस चीज से मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन पर इफेक्ट पड़े वो मटेरियल। फाइनेंशियल के डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट पड़े, कोई ऐसी अमाउंट, कोई अच्छी सी एग्जांपल आपसे चाहिए। आता हूँ तो जैसे कि कल सर ने दी थी, मतलब ये मटीरियलिटी हर कंपनी की अलग-अलग ठीक है डिपेंड कर रही होती है। अब किसी कंपनी का अगर रेवेन्यू बिलियंस में होगा तो करोड़ में अगर उसके कोई भी अमाउंट होगी तो मटीरियल बन जाएगी। ठीक है, मगर अच्छा चले कोई आसान सी मिसाल दें। ये बेचारों को बिलियन और करोड़ों की बातें समझ नहीं आती हैं, कोई देसी मिसाल निकाल दें। देसी मिसाल मतलब कल सर ने बताई थी कि सर ने एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे। ठीक है, तो एक उन्होंने चीज़ देखी, मतलब अपने कंप्यूटर पे कि 250 मिलियन 250 मिलियन की कोई चीज़ उन्होंने पकड़ी। अच्छा, तो जाके अपने सीनियर को बताई। अच्छा, तो उसने कहा साइड में फेंक दो, में डाल दो। ठीक है, तो सर परेशान हो गए। सर ने कहा सर ये तकरीबन 20-30 करोड़ में सही मटीरियल में डाल दो। तो सर के ज़्यादा इंसिस्ट करने पे फिर वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक फाइल निकलवाई। तो इन्वेस्टमेंट की फाइल में से कोई भी एक रैंडम 500 इन्वेस्टमेंट्स थी, तो कोई भी एक रैंडम मतलब इन्वेस्टमेंट की खुलवाई फाइल। तो उसमें से सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट का 1 महीने का सिर्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं सिर्फ इंटरेस्ट 8 बिलियन तक। तो उस हिसाब से तो ऐसा ही है। तो ये वेरी कर सकती है एरिया बाय एरिया भी और कंपनी टू कंपनी। चलो एक बात पूछता हूँ, एक मजदूर और एक सेठ, दोनों की जेब से 500 रुपये घूम गया, सबसे ज़्यादा कौन परेशान होगा? मजदूर। सेठ क्यों नहीं होगा? उसके लिए 500 की कोई अहमियत नहीं है, मगर मजदूर के लिए
तो दैट इज मटीरियलिटी. ट्रू एंड फेयर. ट्रू एंड फेयर. ट्रू इज फ्री फ्रॉम एरर एंड फेयर इज किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो, बाइस्ड अकाउंट्स ना बने हो. एक कंपनी कहती है कि हम अपनी गाड़ी को करंट एसेट्स में रखना चाहते हैं. सही है? क्यों? फेयर नहीं है, ट्रू नहीं है. फेयर नहीं है, फेयर नहीं है. गाड़ी रखी नॉन करंट में ही है मगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी. ये ट्रू नहीं है, इससे उसकी वैल्यू सही नहीं आ रही होगी. ओके. और कल आपको एक सवाल कहा था करने को. वो किया. एक आधा सवाल दिखाई देने लगे आप. रैंडम चलते हैं. जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई अनॉमली. जिसने हल्की लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है, गाजरी रंग की शर्ट पहनी हुई है लिखा है. नोटबुक इधर ही है, ले आओ फिर आगे. जल्दी आ जाओ. आपको देर तो नहीं ना हो रही? थैंक यू. शुरू कहाँ से हो रहा? अच्छा जी. द स्टेटमेंट मेड बाय मिस्टर अमजद इज नॉट टोटली करेक्ट. Although it is legal requirement for certain type of companies, but it has its advantages as well. Given below are the advantages of audit. आपने उसके बाद 1 2 3 4 बातें उठा कर लिख दी. ठीक है. शुरू के स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक किया जा सकता है. आप लोगों ने एक काम करना है. जो आपने लिखा था ना, इसकी तस्वीर लें, PDF में कन्वर्ट करके अपने ग्रुप में डालें. ठीक है. तो फिर उसके ऊपर वहाँ पे एक एक करके मैं फीडबैक देता चला जाऊँगा. डन? डन हो गया. ठीक है सर, आ जाए. बहुत पड़ा बस खत्म ना कराइएगा. अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों को तो ऑडिट समझ आना शुरू हो गया. परेशानी की बात है. मुझे हो रहा था ये एक दफ़ा बस प्रूडेंस और मैचिंग पूछ लिया ना इन्होंने, और उन बच्चों से पूछ लिया जिन्होंने कल नहीं बताया था. कल 1 2 बच्चों की वजह से बाकियों की बचत हो गई थी. लोगों को मैचिंग आता था, 1 2 लोगों को बाकियों ने कहा चलो शुक्र है. सर को लग रहा है कि पूरी क्लास को मैचिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो बस वो कभी कभी इज्जत रखी जाती है. हाँ जी. क्या हमें ऑडिट के फंडामेंटल्स समझ आ चुके हुए हैं? अब हमें ये पता है कि ऑडिटर कौन है, कंपनी से उसका क्या ताल्लुक है, एंटिटी से क्या ताल्लुक है, दोस्त चार्ज गवर्नेंस कौन है, जो रखवाले हैं कंपनी के, और वो आगे से अपना काम डेलीगेट करते हैं कुछ मैनेजमेंट को. मैनेजमेंट वाले अकाउंट्स बनाते हैं और फिर दोस्त चार्ज गवर्नेंस को ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा होता है, और ये दोस्त चार्ज गवर्नेंस शेयर होल्डर्स के नुमाइंदे हैं. तो सब के सब एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं. तो ऑडिट के निज़ाम से होता ये है कि ऑल डायमेंशन फ़ायदा होता है. शेयर होल्डर को भरोसा हो जाता है, दोस्त चावत गवर्नेंस को भरोसा हो जाता है, मैनेजमेंट को एक क्लीन चिट टिक लग जाता है कि हाँ भाई हमने अच्छा काम किया है. घर बैठे लोग इन्वेस्टर्स वो इजी हो जाते हैं, गवर्नमेंट को ट्रस्ट आ जाता है, और अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हुआ एक बंदा जब एक कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के उस पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है तो उसको थोड़ी सी तसल्ली ये है कि ये अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं, क्योंकि इसको एक इंडिपेंडेंट और ईमानदार चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किए हुए. अगर ये ईमानदार ना हुआ तो ये सारा गेम ट्रस्ट पे चल रहा है. एक इंडिपेंडेंट शख्स है, वो गया है कंपनी के, उसने अकाउंट्स देखे और उसने बाहर की दुनिया को आके बताया कि यार अच्छे लोग हैं. तो अगर वो मिल गया तो उसने पैसे ले लिए. तो अगर एसेट्स हुए सिर्फ 20 मिलियन के और कंपनी ने लिखा 200 मिलियन और ऑडिटर ने ठप्पा भी लगा दिया, तो जितना वो गुनाहगार उससे ज़्यादा ऑडिटर गुनाहगार. उन जितना नहीं उससे ज़्यादा. उन्होंने तो दोनों बरी की, लेकिन उन पर भरोसा बड़े कम लोग करते थे. तो उस बंदे ने जिस पे भरोसा किया जाता था, जब उसने एंडोर्स कर दिया तो फिर अब वो ज़्यादा बड़े लेवल का क्राइम कर चुका है. तो
तो इसलिए ऑडिट के अंदर ना हम एक पूरा चैप्टर एथिक्स के ऊपर पढ़ेंगे कि अब इसमें एथिक्स कहाँ पे आएंगे, इंटेग्रिटी कहाँ पे आएगी, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको किस तरह से लेके चलेगा। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के थोड़े से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और उसकी हम बात करने लगे हैं। आज का दिन अगर हम सिर्फ सीधा सीधा सा लेक्चर पढ़ें तो थोड़ा सा बोर सा हो जाएगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, ये इंटरनेशनल फलाना बॉडी ने बनाए हैं, वो बॉडी की ये अगर मकासद हैं। लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे पास 3 कहानियाँ हैं। एक बहुत ही इनफॉर्मल कहानी, एक सेमी फॉर्मल कहानी और एक बहुत ही फॉर्मल कहानी, जिसमें हम देखेंगे कि इदारे कैसे बनते हैं। तो तैयार हैं? 3 कहानियाँ। सबसे पहले एक रिक्शे वाले की कहानी। लाहौर का एक रिक्शे वाला, काफ़ी ऐसे पुरानी बात है कि लाहौर के एक रिक्शे वाले का बिला वजह पकड़ के चालान कर दिया गया। वो बड़ा दुखी हुआ, उसने देखा आसपास सारे लोग रूल्स तोड़ते हुए जा रहे हैं और मुझे बिला वजह पकड़ के मेरा चालान कर दिया गया। उसने जनाब अपने यारों दोस्तों से कहा कि भाई हम रिक्शे वालों के भी कुछ हुकूक हैं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा छोड़ो यार, हमारी किसने सुननी है। फिर इसने देखा कि ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, बस वाले हैं, फलाना वाले हैं, इनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होती, रिक्शे वालों के साथ हो जाती है। तो पता ही लगा कि बस ट्रांसपोर्ट वाले इन सब की यूनियंस बनी हुई होती हैं, लेकिन रिक्शा वालों की अगर कोई यूनियन हो तो फिर बात बने। इसने बड़ा ढूंढा कि हम रिक्शे वालों की कोई यूनियन हो, लेकिन रिक्शा ड्राइवर्स की कोई यूनियन उसे नहीं मिली, क्योंकि रिक्शा चलाने वाले ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। अच्छा, बस के चलाने वाले पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन बस का मालिक तगड़ा आदमी होता था और कभी कभी पढ़ा लिखा आदमी भी होता था और उसको गेम समझ आती थी, वो करोड़ों में खेल रहा होता था। रिक्शे वाले की टोटल इन्वेस्टमेंट भी छोटी सी होती थी, उसमें भी मांग तांग की इन्वेस्टमेंट की है किस्तों वगैरह पे, तो वो उतना ज़्यादा ना ऑर्गेनाइज चलता था, बस वो रिक्शा चला चला के कमाता था। तो उसने देखा कि रिक्शे वाले सारे ही मेरी तरह के बेचारे टूटे बज्जे से लोग हैं और हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। थोड़ा सियाना आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कम से कम सेंस थी। ढूंढते ढूंढते पता करते करते गवर्नमेंट के एक ऑफिस में पहुंच गया और उधर जाके इसने कहा कि जी वो हम रिक्शे वालों की कोई यूनियन नहीं है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही, रिक्शे वाले ज़्यादा पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं। उसने कहा जी मुझे यूनियन रजिस्टर करवानी है। उन्होंने कहा जाओ, तुम खाम खा शोर मचा रहे हो, खाम खा की बात कर रहे हो, जाओ, बस जोश चढ़ गया तुम्हें, जाओ, कोई चक्कर नहीं है। उसने कहा नहीं, हम रिक्शे वालों के साथ जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो मुझे यूनियन रजिस्टर करानी है, आप मेरी मदद करें, आप गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। साथ थोड़ी सी ऐसी बातें कर दी कि जो वो होते हैं ऑफिसर्स, वो तो खादिम होते हैं, और वो जो है ना, वो बंदे को तब चढ़ गई। उसने कहा मैंने कहा है ना नहीं होनी रजिस्टर। इसने कहा क्या मतलब, बदमाशी है, क्यों नहीं रजिस्टर होनी, मैं आया वो रजिस्टर करने, आप जितने बंदे कहे मैं ले आऊँगा, हम सब मिलके जहाँ साइन करने हैं जैसे करना है। उसने उलझ के ना वो कागज़ों का एक पूरा पलंदा ला के सामने रख दिया गवर्नमेंट ऑफिसर ने। उसने ये सारे कागज़ हैं, इन्हें पढ़ो, समझो, देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्टाम्प पेपर लगना है, कहाँ कहाँ कौन से साइन होने हैं, कहाँ कहाँ अंगूठे लगने हैं, कौन कौन सी चीज़ पे क्या वेरिफिकेशन होनी है, एक ऑफिस कहाँ बनना है, और इस तरह के सारे कवानीन, मंशूर और आर्टिकल सब इसमें दिए हुए हैं। पढ़ो, आ जाना, जब सब भरा हुआ हो ना फिर मेरे पास आना। अभी बेचारा एकदम से इसकी हालत ख़राब हो गई। वो पलंदे को देख के फिर उसने सोचा मेरा कोई भी यार दोस्त जो है ना वो इतना पढ़ा लिखा तो नहीं होगा कि इतने मोटे पलंदे के अंदर देख के वो कर सके। उस मायूस होकर उठ गया। उसने कहा अच्छा नहीं, ये मुझे मुश्किल काम लग रहा है। बाहर जा रहा था तो दरवाजे के करीब था तो पीछे से आवाज़ आई, पता नहीं कहाँ से आ जाते मुँह उठा के। अब भाई लगे दिल पे। उसने कहा अब तो ये यूनियन बनेगी। उसने कागज़ नहीं उठाए, सिर्फ बाहर चला गया। कुछ दोस्तों के साथ इस वाक़े को डिस्कस किया और उनसे कहा कि अब तो हमने रजिस्टर करानी है, अब हमारे हकूक़ की बात भी है और अब हमारी इज़्ज़त की बात भी है। फिर थोड़े से पैसे खर्च के कुछ फ्लेक्स प्रिंट किए और अपने कुछ यार दोस्तों के रिक्शे की बैक साइड पे लगा दिए। अब वो रिक्शे पूरे लाहौर में फिर रहे हैं और उसके पीछे के जो फ्लेक्स है वो हर रिक्शे वाले को नजर आ रहा है। अच्छा, रिक्शे वालों की मेमोरी बड़ी तेज़ होती है क्योंकि उन्होंने वो लैंडस्केप्स देखने होते हैं कि कौन सी बिल्डिंग किनारे वाली थी, कौन सी दुकान के पास से मोड़ मोड़ रहा था, कौन सा बोर्ड। तो आम आदमी इतना ध्यान नहीं करता, लेकिन जो ख़ासतौर पे टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा वगैरह चलाने वाले, ये बड़ा फोकस से चीज़ों को देख रहे होते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी गुजरनी सड़क पर होती है। तो
अब वो फ्लेक्स तकरीबन मेजॉरिटी रिक्शे वालों को नज़र आना शुरू हो गया। फ्लेक्स पे क्या था, इस रिक्शे वाले की तस्वीर बनी हुई थी, नीचे लिखा था सदर रिक्शा यूनियन फलाना, नाम लिखा हुआ था अपनी यूनियन का, सदर रिक्शा यूनियन फलाना, एक नंबर दिया हुआ था और साइड पे मकासद दिए हुए थे, एलटीसी के जुल्म सितम के ख़िलाफ़, ट्रैफिक पुलिस वालों की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, रिक्शे वालों के आलमी हकूक़ की के अलमबरदार, और ऐसे करके ना 5-6 तरह के उर्दू में जुमले लिखे हुए थे। अब जितने भी रिक्शे वाले उसे देखते थे पहले सोचते थे ये यूनियन कहाँ से आ गई हमारी, इग्नोर कर देते थे, लेकिन बार बार देखा तो 1 महीने में कोई 100+ बंदों ने कॉल कर दी उसे कि जी वो आपकी रिक्शा यूनियन के बारे में हमने देखा है, तो ये क्या करती है। उसने कहा ये जो करती है वो तो कमाल काम है। तो लोगों ने पूछा इसका मेंबर कैसे बनना है, उन्होंने कहा इसका मेंबर बनने का एक तरीका हमारा ऑफिस वगैरह है, लेकिन इस टाइम पे हम बड़े मसरूफ़ हैं, हम लोग एक धरना प्लान कर रहे हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, तो एक काम क्यों नहीं करते आप धरने वाले दिन पहुँच जाए, वहीं मुलाकात भी हो जाएगी, एक आध प्ले कार्ड आप भी उठा लीजिएगा, और जाहिर है मतलब आप बरादरी को सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए भी ईजी होगा, हम समझ जाएंगे कि आप भी समझते हैं, तो धरने वाले दिन आ जाइएगा। तो कुछ 100+ बंदों को इस इरादे पे कि आप आएँ तो हम आपको रजिस्टर करेंगे उस रिक्शा यूनियन में जो एग्जिस्ट नहीं करती, इसने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर बुला लिया। सच्ची कहानी है, लाहौर प्रेस क्लब के सामने बुला लिया। अब उस दिन 100+ बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, इसने अब तस्वीर तो इसकी सबको पता थी, वहाँ बाकियों को कोई जाने हल्के फुल्के यार दोस्त थे, लेकिन इसको जो है वो सब लोग बाय फेस जानते थे। मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स दिए और उनसे कहा कि अच्छा कि आप आ गए हैं, तो ये अब हमारे सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको भी फिर रजिस्टर कर लेते हैं, अभी ज़रा ये वाला मामला हमारा निमट जाए, तो अभी इस वक्त आप इस पर्पज़ में साथ दें। अब वो तमाम रिक्शे वालों को लगा कि शायद मैं और चंद लोग और रजिस्टर नहीं है, बाकी सारे रजिस्टर होंगे, जबकि उनमें से कोई भी रजिस्टर नहीं था। तो चंद लोगों ने तो एक दूसरे से कंफर्म कर लिया होगा, लेकिन मेजॉरिटी को ये लगा कि वो एक भीड़ थी, तो उन्हें हुआ कि ये मतलब मैं अकेला ही नहीं जानता था यूनियन के बारे में, देखो यहाँ तो रश लगा हुआ है, शोर शराबों में जाना शुरू कर दिया, प्ले कार्ड उठा के जुल्म बंद करो, पता भी नहीं था उन्हें कि कौन से जुल्म है, जुल्म बंद करो, आगे आगे जनाब ये उनका लीडर। लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे का मतलब है कि पूरे पंजाब को खबर हो जाए, मतलब एक सिंबॉलिक जगह है जिधर से फिर मीडिया और वो सारा, और फिर गवर्नमेंट के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया, कॉल्स आना शुरू हो गई जनाब वो वज़ीर आला हाउस से कि भाई ये क्या हो रहा है, ये प्रेस क्लब के बाहर क्या है, इन लोगों बेचारों के साथ क्या हुआ है। तो खैर पहले गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इग्नोर किया, लेकिन वो एहतजाज बढ़ता जा रहा था, रुके हुए थे, मीडिया इकट्ठा हो गया, प्रेशर बिल्ड हो गया, तो गवर्नमेंट के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी क्या मसला है, आपकी क्या डिमांड्स हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे ये लीडर साहब हैं, ये बताएंगे। लीडर ने कहा जी इस वक्त ये बड़े मुश्तइल हुए हुए, अंदर चल के बैठते हैं, अंदर किसी ऑफिस में बैठते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके क्या मसले हैं। अंदर गए, अंदर बैठे तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या मसला है। इसने कहा जी ये सारे ये चाहते हैं कि हमारी एक यूनियन रजिस्टर हो, और अगर यूनियन रजिस्टर ना हुई तो ये बाहर से जाएंगे नहीं। उसने कहा भाई यूनियन रजिस्टर होना तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, तुम्हें अंदाज़ा है इतना मोटा पलंदा होता है कागज़ों का। उसने कहा मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, तो तुम लोग कैसे भरोगे। उसने कहा हम थोड़ी भरेंगे, गवर्नमेंट भरेगी। तो ऐसे थोड़ी होता है, बदमाशी है। उसने कहा ठीक है फिर मैं बाहर जाके कह देता हूँ गवर्नमेंट हमारी मांग नहीं मान रही, हम गरीब लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हम कैसे भरेंगे कागज़, हमारी जायज़ डिमांड है, आप लोग नहीं समझ आ रही, ठीक है हम बाहर शोर मचाते रहते हैं, धरना जारी रहेगा। तो खैर ये भी बंदा थोड़ा सा उलझन में आ गया, इसने रब्ता किया उस बंदे से जो उस डिपार्टमेंट वाला था। उसने कहा जी हमें सरफिरा सा आदमी है, बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहा है, आप टेंशन ना लें। 1-2 और घंटे गुजरे, बाहर मज़ीद प्रेशर बिल्ड हो गया। तो अब जब गवर्नमेंट के और ऊपर के लोगों को पता लगा, और उन्हें पता लगा कि हमारे नीचे के गवर्नमेंट के कुछ लोग खामखा की हटदर्मी दिखा रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो उन्होंने ऊपर से ऑर्डर जारी किए कि भाई इनकी यूनियन रजिस्टर होनी चाहिए। तो वही भाई साहब जिन्होंने कहा था कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, उसने बैठ के वो सारे कागज़ भरे, उस पर हर जगह जहाँ अंगूठे लगवाने थे, साइन लगवाने थे, इससे कहा सर ज़रा इधर साइन कर दें, इधर साइन कर दें, सारा वो पलंदा वो होके रजिस्टर होके, और फिर इसको बताया कि जी यूनियन जो है उसकी वजह से सरकार की तरफ से आपको एक ऑफिस मिलेगा, एक ये जगह होगी,
इतने पैसे मिलेंगे पर मंथ उस यूनियन के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को चलाने के लिए कवानीन के मुताबिक, और ये सारा कुछ है। बस अब आप ठंडे हो जाएं, बाहर जाके इन लोगों से कह देंगे जी मसला हल हो गया। तो वो बड़ा फातिहाना अंदाज में उसने कहा कि ठीक है, अब जो है ना, मैं तो हमारी यूनियन रजिस्टर हो गई है। बाहर आया और उसने आके कहा जी हमारे मुतालबात गवर्नमेंट ने मान लिए, हमें यकीन दहानी कराई है, लेकिन हम 1 महीने तक देखेंगे, अगर ये अपनी बात पे कायम ना रहे तो हम दोबारा से इस तरह का एहतजाज करेंगे। अब सबको लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या कॉज होगी, जबकि ये जिस काम के लिए आया था वो इसने कर लिया, और बाहर लोगों को पता ही नहीं था कि वो यूनियन जिसके नाम पर लोग इकट्ठे हुए हैं वो तो रजिस्टर हुई भी नहीं थी। तो फिर इसने उधर लोगों की तरफ देख के कहा जी आप में से मैं कुछ ऐसे चेहरे भी देख रहा हूँ जो रजिस्टर नहीं है, तो जो आप में से रजिस्टर नहीं है, चंद हजरात, हमारा ये एड्रेस है। अभी गवर्नमेंट को हम ये भी कह रहे थे कि हमारे ऑफिस में काम शाम सही नहीं हो रहा फलाना, तो इन्होंने कहा हम 1 आध हफ्ते तक आपको सारा सेटअप दोबारा से सेट करके दे देते हैं। तो अब जो है वो 1 हफ्ते बाद ये ऑफिस है, यहाँ पे फलाना साहब होंगे, आपने आना है, आपने अपनी ये 4 कवायफ देने हैं, हम आपको भी उस रिक्शा यूनियन में रजिस्टर कर लेंगे। और 1 हफ्ते बाद वो 100 से ज़्यादा बंदों को रजिस्टर कर लिया गया उस रिक्शा यूनियन में, जो पैदा ही उस दिन हुई थी जिस दिन लोग उसमें ज्वाइन करने के लिए आए थे। तो कभी कभी इदारा बनाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं। ये थी सबसे इनफॉर्मल कहानी। सेमी फॉर्मल कहानी की तरफ आए, हमारे बड़े करीब की कहानी है वो। 1960 के आसपास, बड़ी पुरानी बात है। हेले कॉलेज, ये हेले कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़ा पुराना है, बड़ा अच्छा खासा पुराना, समझे अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। यहाँ पे एक बैच फ्री हुआ बीकॉम करके, बैचलर ऑफ कॉमर्स करके फ्री हुआ। उस ज़माने में ग्रेजुएशन बहुत बड़ी चीज़ होती थी, मास्टर तो पकड़ा ही नहीं ना जाता था, ग्रेजुएशन ही अपने अंदर बड़ा जन होता था। बीकॉम किया और उसके बाद ये सर जोड़ के बैठ गए। इन्होंने देखा कि इनके जो बाकी कुलीग्स जिस फील्ड में भी हैं और वो जो भी वो कर रहे हैं उनको इज्जत बड़ी मिलती है। जो मार्केटिंग वाले हैं, सेठ उनको साथ बिठा के उनसे मशवरे लेता है, यार ये कैसे करूँ। जो सेल्स वाले हैं वो पैसे कमा के दे रहे होते हैं, सेठ उनको भी बड़ी रिस्पेक्ट से देखता है। जो उसके फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन या इस तरह की चीज़ों को डील कर रहे होते हैं वो भी उसकी आंखों के तारे होते हैं। और अकाउंटेंट्स पीछे के किसी बंद कमरे में गंदी सी मेज़ कुर्सी, जो कि ख़राब सी कोई मेज़ पड़ी होती है, उसके हवाले कर देते हैं और वहाँ बैठ के खातों, कंप्यूटर तो है नहीं, खाते बेचारा बनाता रहता है। मेहनत मार्केटिंग वालों से डबल करता है, पैसे उनसे हाफ से भी कम लेता है और इज्जत भी कोई नहीं। बैकबोन वो बनता है, लेकिन कहा जाता है कि मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले इदारे को चला रहे हैं। तो इस पूरे बैच ने सोचा हम अकाउंटेंट्स कब तक जलील होते रहेंगे। तो फिर सोचा कि क्या हर मुल्क में ऐसा ही होता है, क्या सारे ही अकाउंटेंट्स बेचारों के साथ ऐसा होता है। तो एक बंदा था जिसके पास बाहर का एक्सपोजर था, कुछ अर्सा बाहर गुजार के आया था। उसने कहा नहीं, दुनिया में खास अकाउंटेंट होता है जो बड़ा मोअज़्ज़ज़ अकाउंटेंट होता है, उसका नाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए ना तो हम मोअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब हम बीकॉम पढ़ सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो ये चार्टर्ड अकाउंटिंग भी चलो मुश्किल होगी, देख लेते हैं, इसके इम्तिहान देते हैं, एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने आप को मोअज़्ज़ज़ कर देते हैं ताकि हमारी इज्जत हो। जब सर्च किया इस बॉडी के बारे में तो पता लगा ऐसी कोई बॉडी ही नहीं जो पाकिस्तान में सीए कराती हो। फिर सर पकड़ के बैठ गए कि यार हमारा तो मोअज़्ज़ज़ होने का ख्वाब ही अधूरा रह गया। तो फिर किसी एक सियाने ने कहा कि कोई भी बॉडी जब भी कभी बनती है तो एक दफ़ा, पहली दफ़ा तो वो ज़ीरो से ही बनती है ना, पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, बाद में वो एग्जिस्ट करती है। तो एक काम करते हैं, हम लोग बना लेते हैं ये बॉडी। आइडिया भी अच्छा था, सारे लोगों ने मिलजुल के देखा, समझा, गवर्नमेंट के कवानीन पढ़े, इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उनके कुछ आइन वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो ये समझा कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना पड़ेगा, एक काउंसिल सी बनानी पड़ेगी, कुछ इलेक्शन करना होगा, लोगों को वहाँ भेजना होगा, लोग उसे चलाएंगे, एक पेपरों का निज़ाम बनाएंगे, उसके बाद एक सिस्टम होगा, एक करिकुलम होगा, कुछ सिलेबसेस होंगे, लोग आके वो सिलेबसेस देंगे, एक तरीका होगा और कोई ना कोई ख़ास ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी जिसके बाद लोग सीए कर लेंगे। तो जब वो सारी रिक्वायरमेंट को दूसरी दुनिया के मुल्कों में देखा तो सोचा कि ये बना तो देंगे, लेकिन इस निज़ाम में आने के बाद पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट तो 7-8 साल बाद निकलेगा और उनको इज्जत मिल जाएगी, हम तो फिर वहीं रह गए जो इदारे को बना रहे हैं।
एक बड़ा चालाक सा बंदा था, उसने कहा बात ये है कि इदारा अगर आज हम बना रहे हैं तो इदारे के फैसले कौन करेगा? हम। काउंसिल में कौन है? हम। कानून को बदलने का इख्तियार किसके पास है? हमारे पास। डिग्री देने का इख्तियार किसके पास है? हमारे पास। तो क्यों ना हम ये कहें कि जो बानी मेंबरान हैं उनको इस एजाज़ की वजह से कि उन्होंने इस इदारे की तश्कील दी है, ऑनरेरी तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। आइडिया सबको अच्छा लगा, कागज़ आया, उस पर साइन हुए, सर्टिफिकेट जारी हुए, स्टैंप लगी और वो सारे उसी सेकंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। तो हमारे जो सबसे इनिशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो 5 मिनट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए थे। अगेन ये 5 मिनट नहीं है, ये एक इनिशिएटिव था, वरना हम जैसा इंसान कहता है अच्छा कोई बॉडी नहीं है, अच्छा चले अब क्या करें, क्या हो सकता है। इनिशिएटिव लिया और अगेन ये हल्के लोग नहीं थे, बैचलर उस ज़माने में बड़ी मुश्किल चीज़ होता था और लोग अच्छा खासा एफर्ट करते थे, तो सीए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वो अच्छा खासा मुश्किल प्रोग्राम था। तो ये थे ग्रेजुएट हेले कॉलेज के, कुछ और शहरों के लोग भी थे, तो मिलजुल के इस बैच ने एक इदारे की बुनियाद रखी जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। बना दिया इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गए, इज्जत फिर भी नहीं मिली। प्रॉब्लम ये है कि सेठों को तो पता ही नहीं था ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, सेठ को तो ये पता था कि बीकॉम क्या होता है। तो मार्केट में तो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मार्केटिंग ही नहीं थी, तो वो अभी भी उसी तरह से बैक डोर पे बैठ के बेचारे काम कर रहे होते थे और इज्जत नहीं होती थी। इन सोचा कि अब हमें अवेयरनेस करनी है, तो इन्होंने अपने जो जो कुलीग, अपने से ऊपर का बैच, उससे ऊपर के लोग जहाँ जहाँ बैठे थे उनसे कहा जी अब जब भी आपके इदारे में जॉब आए तो अखबार में जब इश्तिहार आए तो आपने उसमें अगर लिखना है ना कि हमें बीकॉम चाहिए, हमें एमकॉम चाहिए, तो साथ लिख देना हमें सीए फाउंडेशन चाहिए, हमें सीए इंटरमीडिएट चाहिए, हमें सीए फलाना लेवल चाहिए। और उनको बता दिया मैप करके कि सीए इस लेवल वाला इतने बंदे के बराबर है, सीए इस लेवल वाला इतने बंदे के बराबर है। तो आपने कुछ नहीं करना, ऐड तो आपके इदारे ने देना है, आपको जब भी बंदा चाहिए आपने सिर्फ साथ सीए के साथ कोई ना कोई इस तरह से ऐड कर देना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लफ्ज़ सीए समझ आए। तो सारे एम्प्लॉयर्स भी एक दूसरे को देखते थे, तो अक्सर एक एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉयर का ऐड देख के कहता था यार उसने ग्रेजुएट के साथ मेरे कंपेटिटर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मांगा हुआ है, ये क्या चीज़ है। वो सर्च करता था, पता करता था, तो पता लगता था बड़ा मोज़्ज़ज़ वाला अकाउंटेंट होता है, बड़ा प्रीमियम अकाउंटेंट होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना लोगों के दिल में जगह करने लग गई ये बात कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई चीज़ है और ये बीकॉम से ऊपर की चीज़ है और एक बड़ी मोज़्ज़ज़ किस्म की चीज़ है। अच्छा, वो सारे सीनियर्स जो वहाँ बैठे हुए थे इदारों में, जब उनको इन जूनियर्स ने कहा जी आपने अपने इदारे की ऐड में ऐसा डालना है, तो उन्होंने कहा हमारा क्या फ़ायदा होगा इसमें। सुन के तो आपको दुख होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि डिग्री हमारे साइंस से निकल रही है इस वक्त, हम सब तो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुसी दसो उस प्रोफेशन की इज्जत बनाएं जो हम सब फौरन से कर सकते हैं। बाद में आने वालों को कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन आज जो जो इस कॉज को सपोर्ट करेगा, हमारे साथ है, हमारे पाइनियर्स में हमारे साथ है, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं अंदाज़ा, लेकिन 100+ बंदे ऑनरेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, जिन्होंने कभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इम्तिहान नहीं दिया या एक सिंबॉलिक सा छोटा सा टेस्ट दे दिया, और एक प्यारा सा इदारा बन गया। और इदारा बनने के बाद फिर एक निज़ाम बना, फिर इसमें लोग आए, फिर लोगों को अवेयरनेस हुई, वालिदैन को पता था, वो अपने बच्चों को सीए में भेजते थे। इन्होंने बड़ा सख्त सा निज़ाम रखा, ट्रेनिंग भी साथ होती थी, ग्रेजुएशन करने के बाद होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम बढ़ता गया, आहिस्ता आहिस्ता इसमें ज़्यादा लोग लेके आने थे, तो फिर एफएससी की बात की रिक्वायरमेंट ऐड हो गई, निज़ाम ज़्यादा बेहतर हो गया, सोफिस्टिकेटेड हो गया, फंड्स बढ़ना शुरू हो गए, पैसे बढ़ना शुरू हो गए, अब कई शहरों में पहुंच गए। तो आज वो जो बड़ा मोज़्ज़ज़ सा आईकैप है, जो बड़ा ज़्यादा फंड्स हैं जिसके पास, 2.25 अरब का सरप्लस जिसके पास पड़ा हुआ है अपने रिकॉर्ड्स में, जो पूरे पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट्स को रेगुलेट कर रहा है, वो कभी इतने इनफॉर्मल तरीके से बना था। तो ये थी सेकंड कहानी, सेमी इनफॉर्मल। अभी हम रिक्शे वाले से शुरू हुए थे और फिर पहुंचे
आई कैप पे। अब आई कैप से ऊपर लेवल की कहानी भी सुनानी है। इदारा बनाने के लिए ना कई दफ़ा दिमाग चाहिए होता है, एक निज़ाम चाहिए होता है, और उसके बाद बड़े अरसे बाद लोगों को नहीं याद होता कि ये बना कैसा था। आज कोई नहीं पूछेगा मजीद गौरी से कि तुमने क्या किया, रिक्शा यूनियन कैसे, तुम्हारी रिक्शा यूनियन कैसे रजिस्टर हुई, और किसी को ये भी नहीं पता होगा कि क्या मजीद गौरी की पहली रिक्शा यूनियन थी या फलाना बंदे की पहली रिक्शा यूनियन थी। अब रिक्शा यूनियन 2-3 तरह की हैं, उसके सदर अलग अलग तरह के हैं, और पता नहीं आज जो सदर होगा शायद वो उन लोगों में भी शामिल ना हो, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन के प्रोसेस से आगे आया हो। जैसे आज जो आईकेप का सदर है उसे क्या पता कि 1960 में क्या हो रहा था। इदारा बन जाता तो परपेचुअल सक्सेशन आ जाती ना, फिर तो लोग उसके वारिस बदलते रहते हैं। तो सिर्फ एक दफ़ा इनिशिएटिव चाहिए होता है, एक इनफॉर्मल सा, लेकिन आगे जाके दुनिया को लगता है कि शुरू में ये बहुत ज़बरदस्त सेटअप था। तीसरी सबसे ज़्यादा फॉर्मल और आई कैप से भी ऊपर की कहानी, एक बंदा बाहर के एक मुल्क में बैठा था, बड़ी प्रीमियम किस्म की अकाउंटिंग की जॉब कर रहा था, अपने मुल्क की सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन उसने ली थी, अपने मुल्क का चार्टर्ड अकाउंटेंट या सर्टिफाइड अकाउंटेंट टाइप का वो बंदा था। ये आई कैप बनने के बाद की कहानी है। उसके बाद उस बंदे ने एक दूसरे मुल्क जाना था, उसने कहा मसला ही कोई नहीं, मैं अकाउंटेंट हूँ, दूसरे मुल्क जाऊँगा, यहाँ भी प्रीमियम जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे भी प्रीमियम जॉब होगी। जब फैमिली समेत वो दूसरे मुल्क शिफ्ट हुआ तो वहाँ जाके उसे पता लगा कि उसने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं वो तो उसके मुल्क में थे, ये दूसरे मुल्क में तो किसी और तरह की अकाउंटिंग की बातें होती हैं। और ये उस मुल्क आते ही फारिग हो गया, वेला हो गया। वो कह रहे हैं तुम कौन हो, तुम्हें तो उस मुल्क के बारे में पता है, हमारे बारे में पता ही नहीं। हमारी तालीम हासिल करो, यहाँ 2-3 साल लगाओ, हमारा पेपर दो, फिर तुम्हें जॉब मिलेगी, लेकिन तुम्हारा वो एक्सपीरियंस पीछे जितने भी साल का था वो उस तरह के मुल्क के उस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का था। हमारे तो स्टैंडर्ड्स ही डिफरेंट है। तो देखा तो दो मुल्कों के दरमियान इतना ज़्यादा क्लैश था, इतना डिफरेंस था, तो उसको ये बड़ा दुख हुआ कि एक डॉक्टर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाए तो वहाँ जाके वो एडजस्ट हो जाता है, इंजीनियर एक मुल्क का दूसरे मुल्क चला जाए एडजस्ट हो जाता है, अकाउंटेंट एक मुल्क का दूसरे मुल्क जाए एडजस्ट ही नहीं होता। क्यों एडजस्ट नहीं होता? चूँकि स्टैंडर्ड्स हर जगह के फ़र्क है। तो इसने सोचा कि क्यों नहीं करते अकाउंटेंट ऐसा कि इनका एक ओवरऑल ग्लोबल इदारा हो जो पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करे, उनके हकूक़ की बात करे और उन लोगों को ट्रेन करे और उन लोगों को कोशिश करे ज़्यादातर मुल्कों को मिलते जुलते स्टैंडर्ड्स पे लाने की। जब इसने बहुत सर्च किया तो इसे पता लगा कि इस तरह की फेडरेशन, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे और बॉडीज़ में मौजूद हैं, लेकिन अकाउंटेंट्स की कोई आलमी बॉडी नहीं है। तो फिर इसने अपने मुल्क के कानून को स्टडी किया तो इसे समझ आया कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा अगर रजिस्टर करा ले तो इस तरह की बॉडी बन सकती है। अब इतने सारे मुल्कों की कोई बॉडी नहीं थी तो उसने सोचा मैं बॉडी बनाऊंगा और उस बॉडी में 100+ मुल्कों को शामिल करेंगे। तो इसने एक इदारा रजिस्टर कराया जिसका नाम था आईफेक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। और फिर सोचा कि इसके अंदर हम ऑडिट का विंग भी ले आएंगे, इसके अंदर ये विंग भी ले आएंगे और ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। लेकिन अभी इदारा किसने बनाया है? एक इंसान ने। और इस दफ़ा इस इदारे ने एक मुल्क की अकाउंटिंग नहीं, इसने 100 से ज़्यादा मुल्कों को अपना मेंबर बनाना है। और ये बंदा एक मुल्क में बैठा हुआ है और इसके मुल्क की बहुत सारे मुल्कों से लड़ाई भी है और को 25-30 साल पहले जंग अजीम भी गुजरी है, तो मुल्क आपस में नफरत भी करते हैं। अब एक ऐसी बॉडी जिसमें इतने सारे मुल्क इकट्ठे होकर मिलते जुलते रूल्स पे चलें, ये आसान काम तो नहीं है। दिमाग तो था भाई के पास, तकरीबन इस कमरे को 1/8 कर लें उतने साइज का एक छोटा सा ऑफिस था, ये था। और इसके साथ एक सेक्रेटरी जो कि सारे मामलात को देखता था कि जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। इसने सोचा इस छोटे से कमरे से हम पूरी दुनिया का इदारा बनाएंगे जो पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स को रूल करेगा। उस ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा कंप्यूटरों वाला चक्कर नहीं था। ख़त लिखे, तो 150-200 के करीब ख़त लिखे और वो ख़त 150-200 मुल्कों की बॉडीज़ को भेज दिए। अब एक मुल्क होता है और एक बॉडी होती है। जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान में आईकैप, पिफा, ICMAP ये बॉडीज़ हैं। इंग्लैंड एक मुल्क है, ACCA और ICAEW ये बॉडीज़ हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 150-200 मुल्कों की सारी अकाउंटिंग बॉडीज़ को ख़त भेज दिया। ख़त क्या था? हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स हैं,
हम पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स को एक झंडे तले जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे मेंबर्स में से एक होना चाहते हैं, हमारे काफ़ी सारे मेंबर मुल्क हैं, काफ़ी सारी मेंबर बॉडीज़ हैं, अगर आप भी चाहते हैं हमारे मेंबर बनना, तो इस साल हम लोगों ने अपना जो एडमिशन ऑफ मेंबर है उसकी फ़ीस वेव कर दी हुई है। आप ₹0 पे या 0 करेंसी खर्च करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। साल बाद हम लोग दोबारा से फ़ीस जारी कर देंगे। और मेंबर बनने की शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अपनी अकाउंटिंग बॉडी की काउंसिल से कंबाइंड साइन करवा दें इस खत पे, और ये खत हमें वापस कर भेज दें कि जो एग्री करे कि हाँ भाई आपके मुल्क की ये वाली बॉडी ने ओके कर दिया है कि वो हमारा मेंबर बनना चाहते हैं। और मेंबर बनने के बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है। अब वो खत जब गया किसी यूरोपियन मुल्क को जो ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने कहा ये कौन आ गया, फलाना मुल्क में बैठा हमें चलाएगा, खत फाड़ के फेंक दिया। खत पहुंचा पाकिस्तान। पाकिस्तान में ICAP जो कि अभी कुछ अरसे पहले खुद बना हो और आहिस्ता आहिस्ता इज्जत और एहतराम की जंग लड़ रहा हो, उसको एक इंटरनेशनल इदारा, अब इंटरनेट तो है नहीं कि फ़ौरन से ज़रा वहाँ पे ड्रोन भेज के देख लें कि वहाँ पे उसका ऑफिस कितना है, उनके साथ जूम मीटिंग कर लें तो थोड़ी सी गेम समझ आ जाए। इनको एक ख़त आता है कि इंटरनेशनल बॉडी से IFAC ठप्पा लगा हुआ है और जी हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट हैं, इस मुल्क में बैठे हुए हैं, हम इस वक्त 0 करेंसी पे लोगों को मेंबर बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मेंबर बनना तो कुछ नहीं करना, सिर्फ खत का जवाब देना है। तो उन्होंने सोचा कि ₹11, मतलब मुल्क के अंदर तो ₹1.98 से भी कम में खत चला जाता था, मुल्क से बाहर शायद 11-10 रुपए लग जाते होंगे। तो उन्होंने कहा ₹11 खर्च करके अगर हम एक इंटरनेशनल बॉडी के मेंबर बन जाए तो जा क्या रहा है हमारा। तो यूँ समझें कि 1/3 मुल्कों ने पॉजिटिव रिएक्ट किया और 2/3 ने कहा कि ये क्या, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी उठ के जनाब हम सारे मुल्कों को अपने अंडर ले ले। तो गरीब मुल्कों ने, दरमियाने मुल्कों ने और कुछ अमीर मुल्क भी थे, उन्होंने सोचा हमारा जा क्या रहे, हमारा तो अपनी बॉडी है ही, चलो ज़रा इस बॉडी की भी मेंबर बन जाते हैं, देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। अब किसी को नहीं पता था कि वो बॉडी तो बस पैदा हुई है और अभी तो एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें मुश्किल से 2 मेज़ें कुर्सी हैं। तो तकरीबन कोई 36-40 के करीब ख़त आए जिसमें लोगों ने कहा हाँ जी हम आपके मेंबर बनना चाहते हैं। ठीक है, मेंबरशिप रजिस्टर अपडेट किया, उन सबको खत जारी कर दिया, मुबारक हो आप हमारे मेंबर बन गए। एक और ख़त बनाया, रिमाइंडर ख़त, 2-3 महीने बाद। वो रिमाइंडर ख़त ये था कि जैसे हमने पिछले ख़त में आपको बताया था कि हमारी ये बॉडी है जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों और बहुत सारी बॉडीज़ को अपना मेंबर बनाए हुए है, हम आपको एक रिमाइंडर भेज रहे हैं कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो अभी भी आपके पास मौका है। और लास्ट लेटर में जैसे हमने बताया था कि हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं, तो इस दफ़ा हम अनेक्जर में अपने मेंबर्स के नाम भी भेज रहे हैं। चूँकि पिछले ख़त में तो मेंबर था ही नहीं, लेकिन ये जुमला था कि हमारे कुछ मेंबर्स हैं। इस खत में उन्होंने फिर ICAP का नाम भी लिख दिया, उन्होंने जनाब किसी और बॉडी का नाम भी लिख दिया। और जनाब वो खत जब उन दरमियाने या अमीर मुल्कों के पास पहुँचे, उन्होंने कहा यार हम मजाक समझ रहे थे, ये को 30-35 मुल्क इनके साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर गरीब हैं लेकिन ये फलाना अमीर मुल्क भी है। तो हमें तो लगा कि एम मजाक चल रहा है, ये तो वाकई एक इंटरनेशनल प्रॉपर इदारा काम कर रहा है। तो उनमें से भी आधों ने ओके कर दिया। तो तकरीबन 70-80 मेंबर मुल्क और 100 के करीब बॉडीज़, मतलब एक मुल्क में एक से ज़्यादा बॉडीज़ भी हो सकती हैं, वो उन्होंने रजिस्टर कर ली और IFAC बन गया। IFAC जिसमें 100 से ऊपर मेंबर हो गए। अब इसने करना है क्या, IFAC ने अकाउंटेंट्स की हेल्प करनी है, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्ट्रीमलाइन करने हैं, ऑडिट के स्टैंडर्ड देने हैं। अब वो एक बंदा बैठ के अब पूरी दुनिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद बनाएगा तो रुल जाएगा, और बनाएगा तो उसकी सुनेगा कोई नहीं। उसने यूज़ की डेल्फी टेक्निक, एक टेक्निक है, कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि हम 5-6 स्पेशलिस्ट को अलग अलग बिठाते हैं, उनसे कहते हैं एक प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन दो, हर को अपना अपना सोल्यूशन देता है, फिर उन सबके सोल्यूशन एक दूसरे से एक्सचेंज करवाते हैं कि आपने सोल्यूशन दिया वेरी गुड, उसके अलावा ये 4-5 सोल्यूशंस और आए हैं। वो उन 4-5 सोल्यूशन को देखता है, अपने सोल्यूशन को देखता है, कोई बात किसी की अच्छी लगती है, कोई बात अपनी अच्छी लगती है, उन 5 लोगों से कहते हैं कि आप फिर से सोल्यूशन दो इस प्रॉब्लम का। इस दफ़ा जब वो सोल्यूशन देते हैं तो आधे अपने पॉइंट होते हैं और आधे बाकी सोल्यूशन से आइडिया लिए हुए पॉइंट्स होते हैं।
इस दूसरे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद अब जो उनके जवाब आते हैं वो आपस में 60-70% मैच कर रहे होते हैं। ये सारे जवाब फिर से उन्हें फॉरवर्ड किए जाते हैं और उनसे कहते हैं एक फाइनल टाइम आप एक अच्छा सोल्यूशन दें। इस दफ़ा जो सोल्यूशन बनाते हैं वो 90% कॉमन होता है, तो वो 90% को अडॉप्ट कर लिया जाता है और 10% को कहा जाता है कि इस पर डिबेट है। फिर उन पांचों के कमरे में इकट्ठा करके उन 10% डिफरेंसेस पे डिबेट करा लेते हैं और वो सारे मिलजुल के उसको कई एक ऐसे सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं जो सबके लिए कारआमद हो। इस टेक्निक को कहते हैं डेल्फी टेक्निक। ये भाई साहब दिमाग तो रखते थे, इसने यूज़ की डेल्फी टेक्निक, तमाम मुल्कों को खत लिखा, मुबारक हो अब आप हमारे मेंबर भी बन गए हैं, तो इस दफ़ा हम स्टैंडर्ड बनाने के प्रोसेस में आपको भी शामिल करने लगे हैं। हमारे पास एक ड्राफ्ट तो बना हुआ है फलाना टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर अगर उन्होंने कोई स्टैंडर्ड बनाना है तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ड्राफ्ट तो पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मेंबर मुल्कों में जो चल रहा है और उनकी जो लोकल ट्रेडिशन है, आप लोग भी कुछ अच्छे अच्छे ऐसे पॉइंट सजेस्ट करें जो आपको लगता है कि आप बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपने हमें रूल्स भेजें कि आप किस तरह से अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये चंद प्रॉब्लम्स हैं, डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करें, यूज़फुल लाइफ कैसे मैयर करें, फलाना कैसे करें, फलाना आप अपने मुल्कों के हिसाब से बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि अगर आपका कोई पॉइंट हमें अच्छा लगे तो हम उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपका पॉइंट भी डाल दें। अब पाकिस्तान को अगर इतना एजाज़ मिले कि इंटरनेशनल बॉडी कह रही है कि यार आप बताओ आप क्या कर रहे हो, हमारे पास तो एक अच्छा स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आपका कोई अच्छा जुमला हमें लगा हम वो भी ऐड कर देंगे अपने स्टैंडर्ड में। तो इन सारे मुल्कों ने अपने अपने मुल्क में कैसे अकाउंटिंग हो रही थी वो उठा के भेज दी। उन्होंने सारों को इकट्ठा किया, जो कॉमन पॉइंट्स थे उनको सेम किया, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थे उनको अलग किया, एक स्टैंडर्ड बनाया, उसको कहा ये एक्सपोजर ड्राफ्ट है या ये अभी ऐसा है, ड्राफ्ट ओपन फॉर कमेंट्स, और सारे मेंबर्स को भेजा और उनसे कहा कि जी हमारा जो स्टैंडर्ड हमारे पास पड़ा था और आपकी तरफ से जो सजेशन आई हैं उनको जोड़ के ये बनाया है। अब 3 लाइनें पाकिस्तान से, 2 लाइनें श्रीलंका से, 1 लाइन नॉर्थ अमेरिका से, 1 लाइन जो है वो रशिया से, हर किसी ने अलग अलग सजेशन दी थी या अपने अपने मुल्क में सेम टॉपिक के ऊपर बताया था, तो कुछ बातें तो मिलती जुलती होंगी। ओवरऑल डेबिट क्रेडिट तो सेम होता है, आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स लोगों ने डिफरेंसेस डेवलप कर लिए होंगे। तो हुआ ये कि जब सब लोगों के पास वो स्टैंडर्ड पहुंचा तो पाकिस्तान ने देख के सोचा होगा यार स्टैंडर्ड में 100 लाइनें हैं, लेकिन 3 लाइनें पाकिस्तान वालों की भी ली हैं इन्होंने, कितने अच्छे लोग हैं कि अपने स्टैंडर्ड में सोचो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हमारा भेजा हुआ डॉक्यूमेंट इतना प्यारा लगा कि 3 लाइनें हमसे भी ली हैं। अब सबको ये पता ही नहीं था कि इन्हीं की 3-3, 5-5, 4-4 लाइनें जोड़ के तो स्टैंडर्ड बना है। तो एक्सपोजर ड्राफ्ट आया और उसमें उन्होंने कहा आपने को और सजेशन देनी है। इस दफ़ा सजेशन थोड़ी सी कम हो गई, अल्टीमेटली 2 दफ़ा गोल घुमाने के बाद एक ऐसा पावरफुल सा स्टैंडर्ड बन गया जिसमें आगे उन्होंने रख दिया कि ये स्टैंडर्ड है और पीछे रख दिए डिसेंटिंग व्यूज़। अब पता नहीं आपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स कितने देखे हुए हैं, स्टैंडर्ड्स के एंड पे जिस स्टैंडर्ड में इख्तलाफ राय होता है वो इख्तलाफ राय भी डिस्कस किया जाता है कि इस पॉइंट पे ये डिसएग्रीमेंट्स थे। तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है, और वो हालांकि इख्तलाफी पॉइंट सिर्फ वो हैं जो बीच में फिट नहीं हुए, जो फिट हो गए वो स्टैंडर्ड बन गया। अब जब सारे मुल्कों के हाथ में वो स्टैंडर्ड आएगा जिसमें उनकी अपनी इनपुट भी है, तो ऑब्वियसली वो कहेंगे यार ये मज़ेदार चीज़ है, हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब वो सारे मुल्कों ने उसको अडॉप्ट किया और कई साल तक उसके ऊपर चलते रहे, तो अब वो जो अकाउंटेंट की मोबिलिटी वाला मसला था वो ख़त्म हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करें 113 मुल्कों में IFRS चल रहे हो, तो अकाउंटेंट उन 113 मुल्कों में कहीं भी जाएगा उसे परेशानी नहीं होगी, एक जैसी अकाउंटिंग हो रही होगी, एक जैसे तरीके चल रहे होंगे। अगला स्टेप था ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स। फिर उसने सोचा इतना काम भी मैं क्यों करूं कि मैं ख़त लिखूं और वो हो, इसके लिए कुछ बेवकूफ़ नौकर रख लेते हैं। फिर से खत लिखा, हम अपने बोर्ड्स के इलेक्शन करवा रहे हैं, हमारे चंद बोर्ड्स हैं, ये एजुकेशन का बोर्ड है, ये और एश्योरेंस का स्टैंडर्ड्स का बोर्ड है, फलाना बोर्ड, हम इसके इलेक्शन कर रहे हैं, तो आप में से अगर कोई कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो वो आ जाए। अब पाकिस्तान को एक IFAC नाम का इदारा जो स्टैंडर्ड्स बना के देता है वो कहेगी जी हमारी जो काउंसिल है और हमारे जो बोर्ड्स हैं जो डिफरेंट तरह के काम करेंगे उनके इलेक्शन हो रहे हैं, एंड यू हैव अ चांस कि आप अपना नाम नॉमिनेट करें, और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप अपने मुल्क की तरफ से आके हमारे इस बोर्ड में डायरेक्टर या चेयरमैन बन के बैठेंगे। अब सारे मुल्कों को फिर हुआ कि यार ये तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, साल में 2 ट्रिप लग जाएंगे अमेरिका के, और वहाँ जाके सिर्फ इतना ही खर्चा है ना, बाकी तो इज्जत ही इज्जत है।
अपने मुल्क के अखबारों में छापेंगे कि जी ICAP के फलाना मेंबर को इंटरनेशनल इदारे के फलाना बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। तो सारे लोग इसी शौक में उस बोर्ड का इलेक्शन लड़ा, बोर्ड के अंदर 4-4 मेंबर्स बन गए और उन 4-4 मेंबर्स को IFAC यानी कि उस इंसान ने बता दिया कि जी आपने काम कैसे करना है, आपने किस तरह से मीटिंग करनी है, किन एजेंडास को वो करना है। हर बोर्ड के नीचे एक सेक्रेटरी दे दिया और वो सेक्रेटरी जो बोर्ड डिसीजन लेता था उसको फिर उसी तरह से रेगुलेट करता था। फिर उनको समझाया पढ़े लिखे तरीके से कि जी हमारा स्टैंडर्ड मेकिंग का प्रोसेस ऐसे है कि हम एक्सपोजर बनाते हैं, फिर हम लोगों से रिकमेंडेशंस लेते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम तो ग्रो करता गया, तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उनको काम डिवाइड कर दिया और उनसे कहा ये है नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, तो ना मैं पैसे लेता हूँ ना आप पैसे लेंगे, लेकिन इसमें फ़ख्र ही फ़ख्र है। अब वो सारे बेवकूफ़ इकट्ठे होकर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और तमाम मुल्कों को भेजते हैं और अपनी अपनी फेसबुक पे लगाते हैं, लिंक्डइन पे लगाते हैं, बड़ा एजाज़ महसूस करते हैं कि हम एक इंटरनेशनल इदारे के मेंबर हैं और इंटरनेशनल इदारे ने हमें चूज़ किया। नीचे ये नहीं लिखते कि काम करने के लिए चूज़ किया, मुफ्त में काम करने के लिए चूज़ किया, लेकिन एजाज़ है। तो अब ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के कई बोर्ड्स हैं जिनमें से सिर्फ एक बोर्ड हमारे सिलेबस में है या हमारे इस ऑडिट के सिलेबस में है, जिसमें हम ऑडिट और अश्योरेंस के बोर्ड की बात करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहानी आगे गई तो फिर से एहसास हुआ कि फेडरेशन का नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स और हम ऑडिटर्स IFAC से ऑडिटिंग की बातें ले रहे हैं और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS एक और इसकी सिस्टर बॉडी के पास है, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, IASB। तो फिर से लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई कि नहीं भाई, उन्होंने IASB ने कहा भाई अकाउंटिंग का काम हम करेंगे, तुम लोग क्यों कर रहे हो, तुम ऑडिट का काम करो लेकिन तुम्हारे नाम में अकाउंटेंट है। तो बहरहाल उस खिचड़ी का रिजल्ट ये निकला कि 1 आध साल पहले IFAC ने अपने ऑडिट और इस तरह के कामों के लिए जो अपना विंग है उसका नाम बदल लिया। इस दफ़ा हमारी किताब में आने वाली चेंजेस में से एक छोटी सी चेंज जो शायद महसूस नहीं होगी, हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों से सुना हो कि क्या चेंज आई है, तो सब बताएंगे एक नया चैप्टर ऐड हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। ये छोटी छोटी सी बारीक चेंजेस हैं जो उन्होंने लेटेस्ट सिलेबस के मुताबिक की हैं। तो अब IFE नाम का उन्होंने एक इदारा बना दिया जिसमें एथिक्स, ऑडिटिंग, ये सारों को जोड़ के एक सेटअप बना के और उस विंग के हवाले, ये हमारी वाली सारी साइड उस विंग के हवाले कर दी है। तो इस वक्त हम जिस इदारे के बारे में पढ़ेंगे वो अभी ही पैदा हुआ, उसकी साल के आसपास लाइफ है प्रॉपर, लेकिन IFAC को 1977 के आसपास टाइप का या 70-77 इस जोन के आसपास का इदारा है, लेकिन ICAP उससे भी ज़्यादा बुजुर्ग है। ICAP 1961 में पैदा हुआ, ऑफिशियली वैसे 1960 में पैदा हुआ, लेकिन वो जो कागजी ऑर्डिनेंस के हिसाब से वो 1961 में पैदा हुआ। तो आप इस इदारे से लड़ते हैं जो उम्र में आपसे, आपके बड़ों से, उनके बड़ों से भी, तो हो सकता है आपके वालिद भी 1961 में पैदा ना हुए हो। तो ICAP इतना पुराना है, आपके दादा की एज का है, और आप इस बुजुर्ग इदारे को जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट से भी पुराना है, उस बुजुर्ग इदारे के बारे में क्या सोचते हैं। चलें, अगर मैं डायरेक्ट ये शुरू करता है, एक IFE होता है, उसमें ऐसा होता है, फिर एक ISB होता है, उसके इतने विंग होते हैं, उनके अंदर ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो लेक्चर बड़ा खुश सा हो जाता है। अब आपको ये गेम समझ आ गई कि इदारे बनते कैसे हैं, लेकिन अब वो खुशकी अभी भी बाकी है। लेकिन अब आपको पढ़ते हुए जो है ना, अब आपसे अगर कोई पूछे IFAC के अगर आज़ो मकासद बताएं, कलम रुकना ही नहीं चाहिए। एक झंडे तले जमा किया, अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग देते हैं, अकाउंटेंट्स को एजुकेट करते हैं, सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, सिमिलर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, नए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, पुराने स्टैंडर्ड्स पे कमेंट्री करते हैं, लोगों की मीटिंग्स कराते हैं, आपस में हार्मोनाइजेशन लेके आते हैं, अकाउंटेंट्स को पूरी दुनिया में उनके मफादात के लिए सब कुछ करते हैं। आप जो भी गप मार देंगे सही होगी, तो याद तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑडिट इतना प्यारा पेपर है कि इसमें याद नहीं करना, अगर समझ आ गई तो ये कहानी ही आपको हमेशा याद रहेगी। और ये ऐसी बात है कि आज से 10 साल बाद भी कोई पूछे अच्छा बताओ IFAC क्या क्या करता है, तो आपको रटे की ज़रूरत नहीं, आप बता देंगे। तो थोड़ा सा चलते हैं किताब की तरफ, अंग्रेज़ी भी तो दिखानी है ना जी। IFAC UK बेस था शुरू में और फिर बाद में ये अमेरिका बेस हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल अमेरिका को हमेशा चौधराहट का ज़रा थोड़ा सा मसला होता है।
तो इस वक्त भी हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो होता ही है कि इशू अमेरिका से होते हैं और लैंग्वेज ब्रिटिश होती है। आपस में उन्होंने टोटका ये निकाला कि हम आपस में, वो यूके वाले अंग्रेज़ और ये अमेरिका वाले अंग्रेज़, और एक हुकूमत करे तो दूसरे को उलझन होती है। तो हेड ऑफिस एक मुल्क में होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरी ज़बान में होता है। आपको पता है ना, यूके और यूएसए की इंग्लिश में अच्छा खासा फ़र्क है। सेंट्रल के स्पेलिंग में ई और आर आगे पीछे करना है या नहीं करना, कलर को COLOUR बोलना है या COLOR। आप अक्सर ये चीज़ लिखते हैं, वो कह देता है एरर। आपका टाइपिंग वाला आप कहते हैं यार मैं बचपन से ई स्पेलिंग पढ़ता आया हूँ, इसको पता नहीं क्या एरर आ रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने डिफरेंसेस बढ़ाते जा रहे हैं। छोटी सी छोटी चीज़ के अंदर इनके स्पेल के अब डिफरेंस आना शुरू हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन में S डालना है या Z डालना है, तो ये इस तरह से, यानी कि ये थोड़ा सा इसको स्विच करते रहते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि ब्रिटिश बेस होके अमेरिकन बेसिस पे स्टैंडर्ड दे रहे होते हैं, नहीं तो अमेरिकन बेस होके इस मसले का हल निकालने के लिए अभी मिडल में कुछ बॉडीज़ लेके आ रहे हैं कि जो वो कवर कर रही हों। तो इस वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स असूलन IFAC के अंडर होने चाहिए थे, वो IFAC नहीं डील करता, वो IASB डील करता है, जो इसकी सिस्टर कंसर्न है। और ये अपने आप को महदूद कर चुका था ऑडिटिंग तक। तो फिर अब इसने क्या किया, ऑडिटिंग वगैरह के लिए अपना विंग अलग किया। अब ये दोबारा से अकाउंटिंग में घुसेगा तो आज से 3-4 साल बाद फिर इनकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी। ये अंग्रेज़ों के मसले और हम इनको मौजूद समझ के पढ़ी जा रहे होते हैं। ये तो शुक्र मीडिया आज़ाद हो गया तो हमें पता लग गया कि अंग्रेज़ जो कहते हैं वो वैसे होते नहीं है। पूरी दुनिया में पीस, अमन की आशा, और जहाँ बम मारने होते हैं बम मारते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हमने सही किया है। लें जी, इंट्रोडक्शन टू IFE। अब IFAC नहीं, IFE एंड IASB। अब देखिए कितना आसान सा काम है। 1-2 महीने बाद कोई आपसे कहे तो यार तुम ऑडिट तुम्हें समझ आ रहा है, आप कहेंगे हाँ समझ आ रहा है, नहीं तुम्हें गलती लगी है, जो मैंने आपसे कहा था ऐसे बंदे टकरते हैं। आपने कहना चाहे तो मुझे IFAC और IFE का फ़र्क बता दो, तो कहेगा IFE क्या होता है, वो IFAC पर बैठा हुआ होगा। तो भाईजान आप लेटेस्ट नॉलेज के साथ हैं। IFE, इंट्रोडक्शन टू IFE एंड IASB, द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट, IFEA। इंटरनेशनल फाउंडेशन किन 2 चीज़ों के लिए, एथिक्स और ऑडिट। और एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स और ऑडिट के स्टैंडर्ड ही हमारे सिलेबस में है। तो अगेन हमसे जो बॉडी डील करेगी या हमें जिस बॉडी का पता होना चाहिए वो IFE है। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करता है हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो सेटिंग है वो ये लोग करते हैं। कैसे करते हैं वो कहानी आपको समझ आई हुई है। इन एथिक्स, ऑडिट एंड एश्योरेंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अवाम उन्नास के वसीतर मफाद में ये इन डायमेंशंस में काम करते हैं, एथिक्स में, ऑडिट में और एश्योरेंस में। एश्योरेंस फिलहाल हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन आखिरी चैप्टर में जाके एश्योरेंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। IFE fulfill its mission through its 2 standard setting boards। इसके 2 मेन बोर्ड्स हैं जिनके थ्रू ये अपने काम कर रहा है। द ओरिजिनल IFAC के 4 बोर्ड्स होते थे, लेकिन उसमें अब उन्होंने IFE के ज़िम्मे की जो ऑडिटिंग वाली साइड का विंग किया, तो अब 2 बोर्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और IESBA, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। तो IASB और IESBA ये 2 बोर्ड्स हैं, बस हमें इनके नाम याद होने चाहिए। और इसमें से भी हमसे ज़्यादा रेलेवेंट IASB। तो क्या ये हमें समझ आ गया? अब इसमें IASB के बारे में सोचते हैं। फ़र्ज़ करें IFAC ने काम IFE के ज़िम्मे लगाया और IFE ने वो काम IASB के ज़िम्मे लगाया है, तो IASB भी वैसे ही काम करेगा जैसे IFAC काम करता है। तो अगर इसके ऊपर आज़म मकासद पूछे तो आपने हर चीज़ में ऑडिट डाल देना है, ऑडिट और एश्योरेंस। अब क्या इसके फ़ायदे बताएंगे आप? दुनिया भर के ऑडिटर्स और एश्योरेंस प्रोवाइडर्स के डिफरेंसेस को ख़त्म करता है। ऑडिटर्स के हार्मोनाइजेशन के लिए काम करता है, ऑडिट के और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स बनाता है, ऑडिट और एश्योरेंस की तालीम देता है, ऑडिट और एश्योरेंस से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करवाने की गाइडेंस देता है। तो कुछ भी बोल देंगे चल जाएगा, किताब में बहरहाल हल्का फुल्का लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर खुद से कुछ भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है।
क्या है जी ISB? ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। ये हाई क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाते हैं, ऑडिट, एश्योरेंस और अदर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, और ये फैसिलिटेट करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या एश्योरेंस। आपके मुल्क में जो चल रहा है, जो इंटरनेशनल चल रहा है, उनको आपस में कन्वर्ज करता है। तो ये जोड़ने में हेल्प करता है, यानी कि हार्मोनाइजेशन करता है, उसमें हार्मनी लेके आता है, उसमें यकसानियत लेके आता है, या उनको आपस में कंसिस्टेंट करता है। तो बस ये बस एक दफ़ा पढ़ना है पेपर में, अगर इसके फ़वाइद आए या फ़ज़ाइल आए तो आप खुद से जो भी गप मारना चाहे मार सकते हैं। जी, अब अगेन ये कौन फॉलो करते हैं? जो मेंबर बॉडीज़ हैं और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इनके अंडर आते हैं, तो फिर वो इनको फॉलो करते हैं। तो ये तकरीबन कानून की तरह से वाजिब हो जाते हैं। आप नहीं फॉलो करेंगे, थोड़ी बहुत पेनल्टी पड़ेगी और आपको मेंबरशिप से निकाल देंगे। तो ऐसे में इनकी मेंबरशिप से निकलना को बहुत ज़्यादा गैर कानूनी या बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन मेंबरशिप के अपने बड़े फ़ायदे हैं। आपको ये तो पता लग जाता है ना कि श्रीलंका में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, और हर मुल्क का जानने की ज़रूरत ही नहीं। जब आपको इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे दिया तो आपको अपना भी पता लग गया और दुनिया में क्या चल रहा है वो भी पता लग गया। और आप इनकी मेंबरशिप से हटेंगे तो आपके लोग जो स्टैंडर्ड फॉलो करे होंगे वो लोकल देसी होंगे, अपने मुल्क वाले। तो जब आप उन 113 मुल्कों में, 115 मुल्कों में, 120 मुल्कों में जाएंगे, वहाँ दुनिया कुछ और कर रही होगी। तो मेंबर बॉडी ये चाहेंगे कि हमारे मेंबर्स की जॉब सिक्योर रहें, तो इसलिए ये कमर्शियल बेनिफिट के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कानूनी तौर पे ये हमें बाउंड करें या ना करें, हम चाहते हैं कि हम इनको फॉलो करें, उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब ये ISB, अब ISB क्या करता है? IAASB 5 तरह के स्टैंडर्ड्स को डील करता है। वो 5 तरह के स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? ये 5: ISA, ISRE, ISAE, ISRS, ISQM। बिल्कुल एक सेशन पीछे जब ये टेबल आता था तो यहाँ पे ISQC लिखा था, और मैंने उस टाइम पे भी जो है ना बड़ा एहतजाज किया था। वो वीडियो अभी भी मौजूद होगी कि ये गलत लिखा हुआ है, ये चेंज हो चुके हुए हैं, पता नहीं ICAP क्यों नहीं रिवाइज कर रहा। तो इस दफ़ा जो है ना, वो अब जब किताब नई स्कीम की बात हो रही थी तो वो मूड में थे, उन्होंने छोटी छोटी जहाँ जहाँ पे प्लस माइनस होने वाला काम था वो कर दिया। अब 5 तरह के स्टैंडर्ड है। ISA हमारा सबसे ज़्यादा इससे पाला पड़ेगा। ISA मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो वो कहते हैं जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट होता है उसमें स्टैंडर्ड इस्तेमाल होंगे। ये क्या चीज़ है हिस्टोरिकल? पास्ट। हमने बात की थी कि जो अकाउंट्स हैं वो पास्ट होते हैं, तो जो उन पास्ट ट्रांजैक्शंस की बेस पे बने हुए अकाउंट्स को ऑडिट करेगा वो फॉलो करेगा ISAs। कुछ 40 प्लस हैं और हमारे सिलेबस में तकरीबन 23 के करीब हैं स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंटिंग में नहीं होता जी वो IAS 16 फलाना, तो इस तरह से ऑडिटिंग में भी अब आदत डाल लें कि यहाँ मैं बोलूँगा ISA 200, ISA 710, ISA फलाना। तो यहाँ ISAs, ISA भी कुछ लोग बोल देते हैं, और ये ISA है, यानी कि आप इसको इंडिविजुअली तोड़ तोड़ के बोलते हैं। ISA ऑडिट के लिए, ISRE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ऑडिट से मिलती जुलती एक सर्विस होती है, उसको कहते हैं रिव्यू। जब कम टाइम होता है तो आप थोड़ा गुजारा मुजारा कम डिटेल में जाके हल्का सा रिव्यू करके अंदाज़ा देते हैं कि कोई अपेरेंटली बड़ी गलती तो नहीं नज़र आ रही। हम इसका स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे उसी बड़े चैप्टर में जिसका मैं जिक्र करूं, जिसमें एश्योरेंस का जिक्र होगा। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट ISRE। ISAE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस। एश्योरेंस इसमें भी है, लेकिन ऑडिटिंग एक खास किस्म की एश्योरेंस है, रिव्यू एक खास किस्म की एश्योरेंस है। इन दो के अलावा दुनिया की किसी भी तरह की एश्योरेंस उसको ISAE डील करेंगे। भाई अकाउंट्स को चेक करना भी एश्योरेंस है, पंखा चेक करना भी एश्योरेंस है, AC स्टैंडर्ड के मुताबिक है यानी ये चेक करना भी एश्योरेंस है। एश्योरेंस तो बहुत बड़ा वर्ड है, जिसको हमने कहा था ना पहले ऑडिट बड़ा वर्ड है, लेकिन हमारी दुनिया में ऑडिट अकाउंट्स को चेक करने को कहते हैं और एश्योरेंस किसी भी चीज़ को चेक करने को कहते हैं। तो ऑडिट और रिव्यू नाम की असाइनमेंट्स की अलग स्टैंडर्ड्स बना दिए, और इन दो से हट के दुनिया की हर एश्योरेंस इस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू, ये वाले स्टैंडर्ड इस्तेमाल होंगे। हमारे सिलेबस में एक आध स्टैंडर्ड का इसमें तड़का है। ISRS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये तीनों वो सर्विसेज हैं जहां आप काम नहीं कर रहे, किसी और का काम चेक कर रहे हैं।
अश्योरेंस में, ऑडिट में हर जगह क्या हो रहा है, कोई मैनेजमेंट है उसने काम किया है, कोई दूसरा विद गवर्नेंस है जिन्होंने काम करवाया है, और किसी ऑडिटर को बुला के कह रहे हैं हमारे इन लोगों ने ये काम सही किया है या नहीं किया। लेकिन समटाइम हमें वो सर्विस मिलती है जिसमें हमने काम करना होता है। कोई आपको अकाउंट्स बनाने के लिए बुलाए, कोई कंसोलिडेशन करने के लिए बुलाए, कोई टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बुलाए, तो ये सब हमारी दुनिया में कहलाती हैं रिलेटेड सर्विसेज, जो ऑडिट से मिलती जुलती करीब करीब की सर्विसेज है। तो इनका स्टैंडर्ड फ़र्क है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और व्यू वो रिलेटेड सर्विसेज, नॉर्मली इसमें कंपाइलेशन एंगेजमेंट होती हैं, डाटा इकट्ठा करना होता है, या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होते हैं। उर्दू तर्जुमा फरमाइशी प्रोग्राम, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। क्लाइंट ने आपके साथ बैठ के कहा भाई ये आपने टी अकाउंट बनाना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो जो उन्होंने फरमाइश कर दी आपने वो काम उन्हें करके दे दिया। ऑडिट में वो फरमाइश नहीं करते, कहते हैं ऑडिट करना है, आप कहते हैं बस आगे मुझे पता मैंने क्या करना है। लेकिन जो रिलेटेड सर्विसेज है वो आपको स्कोप बताते हैं कि भाई ये 4 चीज़ें जोड़ के एक चीज़ बना दो, ये रिटर्न को इस तरह से वो कर दो। आप स्किल यूज़ करते हैं लेकिन डायरेक्शंस वो देते हैं। तो ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स या कंपाइलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो है ISRS। फिर ISQM। ISQM क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऊपर की चारों सर्विसेज में अच्छी क्वालिटी कैसे दी जाए, इसको हैंडल करते हैं ISQM, जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आप अच्छे लेवल की सर्विसेज दें, गाइड करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन किस लेवल की होनी चाहिए, टीम को भेजने से पहले लीडर कैसे समझाए, लीडर की इन्वॉल्वमेंट क्या होनी चाहिए, आपने किस किस्म का काम करना है, वर्किंग पेपर्स में क्या करना है। तो इसमें ओवरऑल क्वालिटी की बातें होती हैं। तो सिर्फ ये नाम शायद अभी आपको लगेगा याद करने पड़ेंगे, लेकिन आगे इतनी दफ़ा इस्तेमाल होंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने स्क्रीन बंद कर दी है। 5 में से 4 नाम, छोटे वाले नाम जैसे ISA, तो 4 नाम आप बताने की कोशिश करेंगे, कोई से 4। ISRS गुड, क्वालिटी चेक वाला ISQM, क्वालिटी मैनेजमेंट, एक मैंने शुरू में बोल दिया था कि जैसे ये ऑडिट वाला IS है, तो ISA, ISRS, ISQM, एक और बताना है आपको, अश्योरेंस वाला ISAE, एक मिस किया है इन्होंने, रिव्यू एंगेजमेंट ISRE। तो ISA, IS कॉमन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो A फॉर अश्योरेंस, RE रिव्यू एंगेजमेंट, AE अश्योरेंस एंगेजमेंट, RS रिलेटेड सर्विसेज, QM क्वालिटी मैनेजमेंट। तो IS तो सेम ही है। तो A से अश्योरेंस है, RE से रिव्यू एंगेजमेंट है, AE से अश्योरेंस एंगेजमेंट है, RS से रिलेटेड सर्विसेज और QM से क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली टेबल है जो बता रहा है कि ये 5 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी नंबरिंग होती है, सीरीज होती है, 1 से लेके 100 तक का नंबर इसके लिए रखा हुआ है इन्होंने। जैसे इस वक्त दुनिया में 2 ISQM है, ISQM 1 और ISQM 2। 200 से आगे 1000 तक ये चलता है, 1000 से पीछे पीछे तक। तो स्टैंडर्ड नंबर 200 से कहानी शुरू होती है, फिर 210, 220, 230, इस तरह से करते करते दरमियान में कुछ कुछ सीरीज मिसिंग भी हैं, 700, 800 तक जाती है। तो ये समझें 100 से 1000 के दरमियान, ये 1 से 100 के दरमियान, फिर ये ख़त्म होते हैं तो इनकी बारी शुरू हो जाती है। ये 2000 सीरीज़ है। इस वक्त इसके 2 स्टैंडर्ड्स हैं, 2400 और 2410। 2400 हमारे सिलेबस में थोड़ा सा। ISAE ये 3000 सीरीज़ है, 3000, 3400, 34। इसमें से एक का थोड़ा सा इफेक्ट हमारे सिलेबस में, और अनफॉर्चुनेटली वो जो एक नए भाई साहब सस्टेनेबिलिटी आया है, सस्टेनेबिलिटी का अश्योरेंस का स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में डाल दिया थोड़ा सा करके, अभी ज़रा हाथ हो रही है। तो ये 3000 सीरीज़ है। ये फिर 4000 सीरीज़ है। इसमें 2 स्टैंडर्ड हैं अभी तक, 4400, 4410। एक कंपाइलेशन को डील कर रहा है और एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स को डील कर रहा है। इसमें तकरीबन 6-7 स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट के अंदर। लेकिन अब सस्टेनेबिलिटी भी आ गया तो अब उसके धड़ाधड़ स्टैंडर्ड्स बनना शुरू हो गए। आप कहेंगे सारी मुसीबतें हमारे टाइम पे या नहीं थी?
ऑब्वियसली मुसीबत नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लेटेस्ट चीज़ पढ़ेंगे और जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप थोड़ा एट पार चल रहे होंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये बेसिकली ये 5 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें डील करते हैं। ये बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, इसका हल्का सा आइडिया लेके हम एश्योरेंस देखेंगे सस्टेनेबिलिटी की। इसका सिर्फ एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा हुआ सिलेबस में, इसके 23 के करीब स्टैंडर्ड सिलेबस में इसका थोड़ा सा जिक्र मिलता है बस। तो कैफ लेवल पे हमारा सिलेबस को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन फाइनल में इन सारों के सारी तरह के स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में होते हैं। अब तो फाइनल और करीब हो गया है, पहले तो फाइनल सोच के होता था अच्छा कैफ होगा, फिर आर्टिकल्स में जाएंगे, फिर उसके 1-1.5 साल बाद पेपर देंगे। अब तो बहुत बड़ी दुनिया जो है वो पेपरों के बाद सोच रही है कि यार एक काम करता हूँ मैं पहले कुछ पेपर निकाल लूँ, क्योंकि भाई की अपनी नई स्कीम में ये ऑप्शन दे दी है कि आप जो है ना वो कैफ जैसे ही आपका क्लियर हो तो आप चाहें तो पहले ट्रेनिंग कर लें बाद में पेपर दे दें, चाहें तो पहले पेपर दे दें बाद में ट्रेनिंग कर लें, चाहें तो दोनों चीज़ें साथ चलाएं। उसके अपने अपने प्लस माइनस हैं। अगर एक लाइक बच्चा है तो उसके लिए पेपर पहले देने वाली ऑप्शन मज़ेदार है, पढ़ता जा रहा है, पेपर पास करता जा रहा है, जल्दी से 4-5 पेपर 3-4 पेपर निकाले, इस काबिल हो जाए कि हाँ ठीक है अब ट्रेनिंग हो गई, अब 2-3 पेपर रह गए, वो कभी ना कभी धक्के से आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके निकल आएंगे। जब इकट्ठे आपको होता है ना कि 7 पेपर निकालने हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अच्छा एक बंदा जो 4-5 साल में बड़ी मुश्किल से कैफ की है, 6 साल लग गए, अब वो खामखा अगर ये सोचेगा कि नहीं अब मेरे अंदर एक नया पढ़ाकू इंसान आ गया और अब तो मैंने 2 साल में कैफ CFAP फड़का देना है, वो गलत है। इस बंदे को चाहिए 2.5 साल के अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स में भी पढ़ाई करना सोचे, ये बस अपने ऊपर टैग लगवा ले फाइनलिस्ट का और नौकरी पे घुस जाए। उस वक्त फिर देख ले कि क्या हालात हैं, ACC के पेपर भी दिए जा सकते हैं और एक एक करके CA फाइनल के पेपर भी दिए जा सकते हैं। अब CA फाइनल अगर आप आर्टिकल्स में नहीं है तो हर 3 महीने बाद दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्टिकल्स में हैं तो फिर आपको साल में 2 ही अटेम्प्ट्स मिलेंगे, वो भी आपके जो पार्टनर है उसकी अप्रूवल से। तो इन्होंने ना पेपर पास करना आर्टिकल्स वालों के लिए मुश्किल बना दिया और जो आर्टिकल्स में नहीं घुसे या जो आर्टिकल से बाहर निकल गए उनके लिए आसान कर दिया। तो मज़े की चेंज है, लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त टू अर्ली है ये सारी डिस्कशन, अभी तो हमने ऑडिट पास करना है। क्या हमें ये सारी कहानी समझ आ गई? अब जब ISA का जिक्र हुआ है तो हल्का सा एक वो देख लेते हैं, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम 1-2 दिन से यही समझ रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं। स्टैंडर्ड्स ने ऑडिट के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। याद है एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो हमें चाहिए ही नहीं, मुनासिब सी एश्योरेंस, अच्छी वाली तसल्ली चाहिए, लेकिन बिल्कुल 100% नहीं है। क्यों नहीं होती 100%? ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होता है। अब आप 5-6 रीजंस भी दे सकते हैं और आप एक जुमले में भी इसे समेट सकते हैं, सर इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से। भाई हम क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते? कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, इस वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। तो ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कंप्लीटली आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट whether due to fraud or error in accordance with, वो जिसको हमने ट्रू एंड फेयर कहा था उसको उन्होंने वो कर दिया कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर। भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट गड़बड़ कब होगी? जब गलती हो गई होगी या किसी ने जान के किया होगा। 2 ही तरह के मसले हो सकते हैं ना, अनजाने में या जान के। तो फाइनेंशियल में अगर ऐसी चीज़ नहीं है और इसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव है। और देन दूसरा ऑब्जेक्टिव है, फिर आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट करते हैं और अपनी फाइंडिंग कम्युनिकेट करते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो ऑडिटर के 2 काम है, रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करना कि ये अकाउंट सही बने हुए हैं और दुनिया को बताना कि ये अकाउंट सही बने हुए हैं। खुद हासिल करना रीजनेबल एश्योरेंस और फिर वो रीजनेबल एश्योरेंस जिसको मिल गई है वो दुनिया को रिपोर्ट करना। ये 2 हमारे मेन अकाउंट वो है। तो ऐसे में ISA 200 का हल्का सा तड़का हमारे इस चैप्टर में है। वो ये कहते हैं कि ऑडिटर ने 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या वो 5 चीज़ें? सबसे पहले आपने जितने भी ISAs ऑडिट से रेलेवेंट है आपने उनको कंप्लाई करना है। अच्छी बात है, मान लेंगे। नंबर 2, आपने जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जितनी भी रेलेवेंट उनका ख्याल रखना है। आगे फिर ऑडिट के जार्गन्स आ जाते हैं। जार्गन क्या होता है? किसी भी फील्ड के जार्गन्स। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएं और वो नर्स से कहे कि इनके वाइटल्स चेक कर लें, तो ये वाइटल्स क्या होता है?
जो इम्पोर्टेंट जो बीपी हार्ट रेट बीपी, हार्ट रेट, टेम्परेचर, अभी उनकी ज़बान में वाइटल्स है कि ये उनका जार्गन है कि वाइटल बोला, रीजनेबल एश्योरेंस ये हमारी फील्ड का जार्गन है। ऑडिट में जितनी मर्जी देसी इंग्लिश लिखें, लेकिन अगर कहीं जार्गन है, अब रीजनेबल एश्योरेंस को डिसेंट एश्योरेंस नहीं बोलना, केयरफुल एश्योरेंस नहीं बोलना, ये अब रीजनेबल एश्योरेंस जार्गन है। तो हमारी ऑडिट की फील्ड में बड़े थोड़े से जार्गन्स हैं, लेकिन फिर जार्गन्स का एहतराम करना है कि जहां वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है उसको हमने, अब जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एक जार्गन है अकाउंटिंग की दुनिया का, जिससे आपको समझ आ जाता है कि किस तरह की चीज़ का जिक्र हो रहा है। तो इसी तरह से अब आगे 3 तरह की जार्गन्स हैं। हमने प्लान और परफॉर्म करना ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को जहन में रखते हुए। हमने एक्सरसाइज करनी है प्रोफेशनल जजमेंट प्लानिंग और परफॉर्मिंग में, और हमने हमेशा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करना है ताकि रीजनेबल एश्योरेंस तक पहुंच सकें। तो ये 3 तरह के स्पेशल जार्गन्स हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट। जी 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 बिल्कुल, मैं अभी आगे इसकी तरफ आऊँगा। ये 3 तरह के स्पेशल जार्गन हो गए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब इससे आगे डिस्कशन इनके बारे में कि ये क्या चीज़ है, लेकिन दामन वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं, और ये बड़े ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं, अच्छी तरह से समझ के करने वाले हैं। तो कहानी को यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। ये 5 जुमले हमने पढ़ लिए, लेकिन इन 5 जुमलों से आगे फिर इन तीनों की डेफिनेशन भी है, और इनमें से 1-2 के बारे में थोड़ी सी एग्जांपल्स और थोड़ा सा आगे उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। घर जाके आपने जो पढ़ना है वो बड़ा मुनासिब सही है, और आप बड़ी जल्दी उससे फ्री हो जाएंगे। और इसमें पता है क्या बात है, घर जाके अगर आप एक सफ़ा पढ़े ना, तो आइडियली अपने रजिस्टर पे एक छोटा सा मैप बना दिया कि हाँ भाई एक आईफी है, उसके अंदर IASB है और फलाना है, ISB के आगे एरो लगा दिया, ISA, ISRE, इस तरह से करके एक छोटा सा नक्शा बन जाएगा, जहन में रह जाएगा। चूँकि रट्टा तो मारना नहीं है, तो शायद बाद में मेरे नोट्स भी ना देखें, आप अपना वो डायग्राम देखें और आपको वो वाला सफ़ा रिवाइज हो जाए। तो इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिएगा कि अभी तक हमने जो 2-3 सफ़े पढ़े हैं उसको आप इस तरह के छोटे छोटे से कीवर्ड्स या छोटे छोटे से उसमें कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा, तस्वीर खींच के चैट GPT को दे दें, उसे कहें मुझे इसके शॉर्ट पॉइंट्स बना दो जो मैं एक फ्लो चार्ट में डाल दूँ। लेकिन इस तरह की चीज़ हल्की हल्की सी बनाना शुरू करें। लिखना नहीं है लॉ की तरह, लेकिन कम से कम माइंड मैप्स बनाने हैं। अगर आप याद करें तो पहले दिन बात हुई थी अंडरस्टैंडिंग और माइंड मैप्स। तो बस इस तरह के छोटे से नक्शे बनाएं कि एक चैप्टर खत्म हो तो आप कहें सर ये 3 सफ़े में मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, इसमें पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। डन, मिलते हैं इंशाल्लाह।